हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, एक नीट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, रोटेशनल मोशन। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आपको अपने इस एग्जाम में मिलने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को हम एक साथ यूज में लेने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल डीलिंग है अपनी, पूरा की पूरा जो चैप्टर है, पूरा की कंप्लीट चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट पर डिफाइंड होगा। एक एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट को हम बड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कैसे क्वेश्चंस हमारे उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर भी बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा नया चैप्टर वो है रोटेशनल मोशन। देखिए, अगर मैं बातचीत करूं बेटा, तो यहां पर भी टर्म जो हम यूज में ले रहे हैं वो है मोशन। डेट मीन ये तो क्लियर है, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। अगर मैं बातचीत करूं मोशन के टाइप की, तो जनरली हम 3 टाइप का मोशन पढ़ते हैं। कंप्लीट मैकेनिक्स में या पूरी फिजिक्स की भी मैं बात करूं तो 3 टाइप का मोशन हम चेक कर रहे होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन, सेकेंड इज रोटेशनल मोशन एंड थर्ड इज रोलिंग मोशन। पहला तो कौन सा होगा? ट्रांसलेशनल। सेकंड होगा हमारा रोटेशनल और थर्ड मोशन जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। 3 टाइप का मोशन है। ट्रांसलेशनल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया रेक्टिलिनियर। इसका एक केस पढ़ा बेटा हमने प्रोजेक्टाइल, एक केस पढ़ा बच्चों हमने इसका सर्कुलर। तो ये सारी बातचीत जो थी वो हमारे ट्रांसलेशनल मोशन में आ रही थी। अब हम बातचीत करेंगे रोटेशनल मोशन क्या है, हम डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन क्या है। रोलिंग मोशन भी आपका इसी चैप्टर का पार्ट है। अगर मैं रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोलिंग मोशन इनको एक एग्जाम्पल से डिफाइन करने का ट्राई करूं, तो देखो बच्चों, आप बड़ा सिंपल से तरीके से समझ सकते हो। लेट्स से ये कोई भी एक ब्लॉक है। अगर ये ब्लॉक कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैं बोल दूंगा ये इस सरफेस पर स्लाइड हो रहा है, स्लाइड होता हुआ आगे मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी है, कोई ब्लॉक आगे जाकर स्लाइड हो रहा है, ऐसे लगातार स्लाइड करते हुए मूव कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। इस बात को आप ऐसे भी समझ लो। लेट्स से मैं बोल देता हूं ये कोई भी एक व्हील है, ठीक है, ये कोई भी एक व्हील है जिसके ये स्पॉक्स है। राइट। अब मैं इस व्हील को कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पुल कर रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग बांधी और इस वेलोसिटी से मैं इसको पुल कर रहा हूँ, तो ये अपना एक जो फिक्स कांटेक्ट पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में ये स्लाइड हो। अगर इसकी ओनली यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, अगर ये ओनली यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। इसको तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। बट अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये कोई भी एक व्हील है जो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर बना हुआ है और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है। अब एक पोजीशन पे फिक्स है, जैसे फैन का मूवमेंट, फैन अपनी पोजीशन पर ही रोटेट हो रहा है, या अर्थ का रोटेशन, अर्थ अपनी पोजीशन पर रोटेट हो रही है। इस टाइप के रोटेशन को हम बोलते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर में हम बातचीत करेंगे पहले रोटेशनल मोशन की। रोटेशन का मीनिंग क्या हुआ कि अपनी एक ही पोजीशन पे पार्टिकल रोटेट हो रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जैसे इस पॉइंट पर इसको फिक्स कर दिया, इस पर ये गोल गोल घूम रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। क्लियर? बट अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं कि पार्टिकल की अपनी एक वेलोसिटी भी है जिससे वो आगे जा रहा है, इसकी अपनी एक रोटेशनल वेलोसिटी भी है, दैट मीन्स पार्टिकल रोटेट होता हुआ आगे जा रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। रोलिंग क्या होगा कि पार्टिकल रोटेट होता हुआ आगे जा रहा है। अरे ये बात समझ में, जैसे कि कोई भी व्हील का मूवमेंट, कार के व्हील का मूवमेंट, कार का व्हील रोटेट होता हुआ आगे जा रहा है, तो उसका जो मोशन है वो होता है रोलिंग मोशन। फैन का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, और कोई भी ब्लॉक का मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन।
तो 3 टाइप का मोशन है जो हम कंप्लीट मैकेनिक्स में बातचीत कर रहे होते हैं। इसमें बेटा हमने ट्रांसलेशनल की पहले ही बातचीत कर ली, रोटेशनल और रोलिंग की बातचीत हम इस चैप्टर में करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो रोटेशन की अगर मैं डेफिनेशन भी बनाऊं तो एक फिक्स पॉइंट पर मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, कोई भी पर्टिकुलर रिजिड बॉडी जो एक फिक्स पॉइंट पर रोटेट हो रही है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ ए फैन। कोई भी फैन का रोटेशन हुआ, रोटेशन ऑफ ए स्फीयर एट फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे स्फीयर का रोटेशन हुआ। क्लियर? तो ये सारा जो रोटेशन है इनको हम बोलने वाले हैं दैट इज अ रोटेशनल मोशन। जैसे मैं अगर फैन की बातचीत करूं कि फैन अपनी एक्सिस पर, फिक्स एक्सिस पर क्या हो रहा होता है बेटा, रोटेट हो रहा होता है, तो ओवरऑल वी कैन से दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ये अपनी फिक्स एक्सिस पर कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है। या मैं बातचीत करूं स्फीयर की कि ये कोई भी एक स्फीयर है, ये अपनी एक एक्सिस पर मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, जो कि हमें नाम से क्लियर है। अब देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है, रोटेशन मोशन कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, इन केस ऑफ बॉडीज। जैसे दो चीज होती है, कहने का मतलब क्या है, अभी तक हम जितनी भी बातचीत कर रहे थे वो सारी हम पॉइंट मास के लिए बातचीत कर रहे थे कि मुझे कोई भी एक पॉइंट मास दिया हुआ है, ये पॉइंट मास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। बट यहाँ पर अगर मैं पॉइंट मास की बात करूं तो पॉइंट को रोटेट होते हुए नहीं देख सकते। आप सोच के देखो कि एक छोटा सा पॉइंट है, क्या इसको हम रोटेट होते हुए देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर एक बॉडी है जिसकी कोई भी अपनी डायमेंशन है, कोई भी उसकी अपनी साइज है, कोई भी उसका स्ट्रक्चर है, कोई भी उसकी शेप है, उसको आप रोटेट होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो रोटेशनल मोशन की जब भी बात होगी तो वो बातचीत किनके केस में होगी? बॉडी के केस में। विदाउट बॉडी पॉइंट मास के लिए रोटेशन मोशन की बातचीत नहीं हो सकती। बट पॉइंट मास सिस्टम के लिए अगर मैं पॉइंट मास ज्वाइन कराता हुआ एक बड़ा सिस्टम बना दूं, उसके लिए हम जरूर बातचीत कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो रोटेशन मोशन हम डिस्कस करते हैं बेटा बॉडीज के लिए। अब देखिए बॉडी में जो हम बातचीत करते हैं वो हम ओनली रिजिड बॉडी के लिए बातचीत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या चीज है, रिजिड बॉडी के बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं रिजिड बॉडी की बातचीत करता हूं तो एक ऐसी बॉडी, लेट से मैं बोल देता हूं ये कोई भी एक बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जिस पर मैं कितना भी फोर्स और कितना भी टॉर्क अप्लाई कर दूं, उसकी साइज में, उसकी ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होता है, उस बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसकी साइज में, ज्योमेट्री में मैं कितना भी चेंज कर दूं, जिसमें मैं कितना भी फोर्स या टॉर्क अप्लाई कर दूं, उसकी साइज और ज्योमेट्री में कोई चेंज ना हो, नो चेंज इन साइज एंड शेप, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसकी जो ज्योमेट्री है वो सेम बनी रहने वाली है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस बॉडी को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहा हूँ, तो इस पर यहाँ पर ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है, यहाँ कोई सी पॉइंट अगर मैं मार्क करूँ तो ये पूरी बॉडी रोटेट होगी। इधर ए पॉइंट भी रोटेट होगा, बी भी रोटेट होगा, सी भी रोटेट होगा, और जो ए की रोटेशन वेलोसिटी होगी वही बी की होगी और वही सी की होगी। ओवरऑल यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री जो है वो सेम बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा सी रहेगा। आ रही बात समझ में? इस बात को दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है। लेट्स से बेटा मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई भी बी पॉइंट है। ए पॉइंट की वेलोसिटी है लेट्स से v1 और ये जा रहा है बेटा एट एन एंगल θ1। बी पॉइंट की वेलोसिटी है आपकी v2 और ये जा रहा है बच्चों एट एन एंगल θ2।
इसकी वेलोसिटी है v1, ये जा रहा है θ1 पे, इसकी वेलोसिटी है v2, ये जा रहा है आपका θ2 पे। क्लियर? अगर मैं बेटा इनको कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूं तो इसका एक कंपोनेंट तो इसके अलोंग आएगा v1 cos θ1, एक कंपोनेंट इधर जाएगा v1 sin θ1। सेम v2 को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो v2 का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा v2 cos θ2, एक कंपोनेंट इधर जाएगा v2 sin θ2। आ रही बात समझ में? अब देखिए ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, अगर इसकी साइज और ज्योमेट्री को मुझे सेम बनाए रखना है तो ऑल टाइम A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहना चाहिए। इनके बीच का ये जो लेंथ है वो लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, इनके बीच की लेंथ हमेशा सेम बनी रहेगी। और ये कब पॉसिबल होगा? जब A और B सेम वेलोसिटी से इस लाइन के अलॉन्ग मूव करें। कहने का मतलब क्या हुआ? व्हेन v1 cos θ1 इक्वल टू हो v2 cos θ2, तो A जितनी वेलोसिटी से B के पास जाएगा, B उतनी वेलोसिटी से ही आगे जाएगा। ओवरऑल इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये सेम बना रहेगा। अरे ये बात समझ में? तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे, इस हिसाब से इनका मूवमेंट होगा ताकि इनकी साइज में, ज्योमेट्री में कोई भी चेंज ना हो, ताकि इनकी शेप, साइज, ज्योमेट्री सेम बनी रहे। तो ओवरऑल आई कैन से हेयर v1 cos θ1 दैट इज इक्वल टू होना चाहिए v2 cos θ2। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी कि कितना भी फोर्स और टॉर्क लगा लो, उसकी साइज में, उसकी ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आ रही है बात समझ में? चलिए तो इसे आप नोट डाउन कर लो, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। सारे पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से जाएंगे, अप्रोच वेलोसिटी सेम रहेगी ताकि इनकी लेंथ सेम रहे। ये दोनों अलग अलग पॉसिबल हैं क्योंकि अलग अलग होंगी तो ये रोटेट होगा, बस इतना सा चेंज होगा। सेम रहेगी तो सेम वे में आगे जा रहा होगा। आ रही बात समझ में? कि सेम रहेगी तो सेम वे में आगे जाएगा, अलग अलग होगी तो एक आगे निकल जाएगा, तो ओवरऑल ये रोटेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन लेंथ जो है वो सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ मैंडेटरी होगा v1 cos θ1 इक्वल टू होना चाहिए अपना v2 cos θ2। इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए। चलो लिख लो, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। अगली बात करते हैं। देखो बच्चों, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बातचीत करूं, ये आप समझ लेना, ये आपने सर्कुलर में भी पढ़ा है। और अगर मैं रोटेशनल मोशन की बातचीत करूं, तो ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल का अपना कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। पार्टिकल क्या होगा? आगे की साइड शिफ्ट होगा तो इसका अपना कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। बट रोटेशनल के केस में बॉडी क्या हो रही है बेटा? रोटेट हो रही है। अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना होकर हम यूज में लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ रोटेट हो रहा है मतलब एंगल के वे में मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। डेट्स वाई हेयर वी यूज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेशनल में डिस्प्लेसमेंट यूज में लेते हैं, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बारे में आपने पढ़ रखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्लियर? सेम जैसे ट्रांसलेशनल में बच्चों हम यूज में लेते हैं वेलोसिटी, बट यहां पर बेटा हम वेलोसिटी की जगह यूज में लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर हम क्या यूज में लेते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये वेलोसिटी पे डील करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी पे डील करता है। यहाँ पर बॉडी रोटेट हो रही है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी, और रोटेशन की जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं एंगुलर। ये वाला भी आपने पढ़ रखा है। सेम ट्रांसलेशनल में हम यूज में लेते हैं एक्सीलरेशन ए। यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह क्या यूज में आ जाएगा? अपना एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पर हम यूज में लेने वाले हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट इज अल्फा। अगर बॉडी का ओमेगा में चेंज हो रहा है तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा। क्लियर? देन नेक्स्ट, अगर मैं बेटा यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की बातचीत करूं, तो
काइनेमेटिक्स इक्वेशंस में हम यूज में लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम यूज में लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम यूज में लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। 3 इक्वेशन हम यूज में लेते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर v की जगह हम एंगुलर वेलोसिटी, एसिलरेशन की जगह हम एंगुलर एसिलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज में लेंगे। तो इक्वेशंस हमारी कन्वर्ट होके बन जाएगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, v की जगह तो ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा नॉट दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एसिलरेशन की जगह एंगुलर एसिलरेशन आ जाएगा। सेम अगर मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा तो थीटा इक्वल टू बनेगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। सेम अगर मैं थर्ड के लिए बातचीत करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल्फा थीटा, ए की जगह एल्फा आ जाएगा, एस की जगह थीटा आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल्फा थीटा। ओनली क्या हुआ कि जो डेटा है उसको हम एंगुलर फॉर्म में यूज में लेने वाले हैं, तो ये एंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे अगली बातचीत करूं तो आपने पढ़ा है वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एक्सीलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर v की जगह ओमेगा आएगा तो ओमेगा इज अ रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये यहाँ पर होने वाला है v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ होगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ये चीज़? तो ये हमारा एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। अभी तक हमने ट्रांसलेशनल की बातचीत की, ये डेटा हमने हालांकि सर्कुलर में यूज में लिया, सेम वे में हम रोटेशन में ये वाली टर्म्स यूज में लेते हैं। थीटा, ओमेगा एंड एल्फा की फॉर्म में हम बातचीत करने वाले हैं। क्लियर? चलो तो आप ये भी नोट डाउन कर लो, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनालॉग क्या है, ट्रांसलेशनल में कैसे चेंज होगा और रोटेशनल में हमारा कैसे चेंज होगा। चलिए अगली बात करते हैं। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं बोल देता हूँ कि ये कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, दैट बॉडी इज रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ये कितने से रोटेट हो रही है? 10 रेडियन पर सेकेंड से। एंड हियर एल्फा ऑफ दिस स्फीयर इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एल्फा ऑफ कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अ इनिशियल वेलोसिटी। देन कैलकुलेट ओमेगा एंड थीटा एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी एंड एल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। आपको ये कोई भी एक बॉडी दी हुई है, एक स्फीयर दिया हुआ है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लियर? तो देखो, अगर यहाँ पे मुझे ओमेगा एल्फा की टर्म्स में डेटा दिया हुआ है, एल्फा कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है कि हम इक्वेशंस यूज में लेंगे। अगर एसिलरेशन फिक्स है तो इक्वेशन यूज में लेते हैं, एसिलरेशन वेरिएबल है तो हम कैलकुलस मेथड यूज में लेते हैं। ये आपने रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में भी पढ़ा है, तो ये वाली बात तो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। मुझे निकालना है ओमेगा क्या होगा एंड थीटा क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ओमेगा दैट इज इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। सो हेयर आई कैन से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट तो कितना हो गया अपना 10, हेयर एल्फा इज 2, टाइम इज 5। सो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा विच इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड। दैट मीन ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से रोटेट होगी? 20 रेडियन पर सेकेंड से। आ रही ना बात समझ में? कितने से रोटेट होगी ये? 20 रेडियन पर सेकेंड। पहला तो हो गया ये। अगला थीटा जैसे मुझे निकालना है तो आपने पढ़ा है थीटा इज अ ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। सो हियर आई कैन से ओमेगा नॉट दैट इज अ 10 टाइम इज 5 प्लस हाफ
अल्फा इज 2, टाइम इज 5, 5 का होल स्क्वायर इज 25। और अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो थीटा डेट विल बिकम 75 रेडियन। डेट इज वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी भी हम रोटेशन की बातचीत करेंगे वो थीटा, ओमेगा और अल्फा की टर्म्स में होगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की टर्म्स में होगी। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सर्कुलर में ऑलरेडी यूज में लिया है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन यूज में लेनी है, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन है तो हमें कैलकुलस मेथड की तरफ मूव करना है, हमें कैलकुलस मेथड यूज में लेना है। क्लियर? चलो तो ये नोट डाउन कर लो। एक और एग्जाम्पल इस पर चेक करते हैं, अगले एग्जाम्पल की हम बातचीत करते हैं। चलिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। लेट्स से अ फैन इज रोटेटिंग विथ 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। कितने से रोटेट हो रहा है फैन? 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। क्लियर? इट डीएसिलरेट अल्फा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देन एट व्हाट टाइम इट्स रोटेशन स्पीड बिकम्स 0। क्वेश्चन है, कोई भी फैन है डेट इज रोटेटिंग विद 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको डीएसिलरेट कर रहे हैं बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कितने टाइम में इसकी रोटेशन स्पीड 0 हो जाएगी ये आपको बताना है। एट व्हाट टाइम रोटेशन स्पीड ऑफ दिस फैन बिकम्स 0, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। कितने टाइम में इसकी रोटेशन स्पीड 0 हो जाएगी। सोचो कैसे सॉल्व करो। एट व्हाट टाइम इट्स रोटेशन स्पीड बिकम्स 0। बाकी मेरे साथ समझ लो, जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो। देखो हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डेट इज इक्वल टू 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अगर मैं बेटा इसे पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 4 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, क्योंकि ये 60 से डिवाइड होगा। तो फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम 4 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। डेट इज़ वेरी सिंपल। आ रही बात समझ में कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अपनी? 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर? अब देखो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ एंगुलर वेलोसिटी, तो आपने पढ़ा है ये होता है अपना 2πf। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेट विल बिकम 8π रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? 8π। मुझे बताना है जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाए। और ये कैसे डीएसिलरेट हो रहा है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन से। अगर ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन से डीएसिलरेट हो रहा है, सो हेयर आई कैन से ओमेगा इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस वैलिड होंगी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। हेयर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 8π प्लस अल्फा इज -2 डिवाइडेड बाई टाइम। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये डीएसिलरेशन है। और अगर मैं बेटा इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से टाइम डेट विल बिकम इक्वल टू 4π सेकेंड। इतने टाइम में इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। रेक्टिलिनियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। बस मुझे ये समझाना है कि रोटेशन में जब भी मैं कोई डेटा की बातचीत करूँगा तो वो बातचीत होगी थीटा, ओमेगा एंड अल्फा की टर्म्स में। किस तरीके से थीटा, ओमेगा, अल्फा को हम यूज में लेते हैं, इस बात को आपको समझना है। इसे आप नोट डाउन कर लो, लिख लो इसे। चलिए तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर मैं रोटेशनल मोशन की बातचीत करूं तो इसको हम ओनली फॉलो करेंगे फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती क्या है, रिजिड बॉडी का सेंस क्या है, इसके बारे में हमने बातचीत की। सेकंड, मैंने आपको बताया रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, कि रोटेशनल मोशन क्यों बॉडीज के केस में ही ऑब्जर्व होगा, पॉइंट मास के केस में क्यों ऑब्जर्व नहीं होगा, इसके बारे में हमने सेकंड बातचीत की।
फिर मैंने आपको बताया कि रोटेशन में जितनी भी हम कैलकुलेशन की बातचीत करेंगे तो हम वहाँ पर यूज में लेते हैं थीटा, ओमेगा एंड एल्फा। और यूज में लेने का रीजन क्या है, यूज में लेने का तरीका क्या है, इसके बारे में भी हमने बातचीत की। कैसे हमें यूज में लेना है, तरीका क्या होगा और किस तरीके से यूज में लेना है, क्यों यूज में लेना है, ये पूरा हमने डिस्कस किया। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर मैं एक तरीके से बोलूं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। आ रही बात समझ में। अब हम बातचीत करेंगे बेटा इसके पहले टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसको हम शॉर्ट में MI भी बोलते हैं। MI ये फोन वाला MI नहीं है, यहाँ पर MI का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। आपको बताना है बेटा MI की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि MI का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना कि फोन का MI है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज़, क्या इसका रोटेशनल मोशन में यूज है, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो पहला वर्ड है यहाँ पर इनर्शिया। इस वर्ड को आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सुना है। इनर्शिया वर्ड को हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सुना भी है। इनर्शिया वर्ड के बारे में हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा भी है कि इनर्शिया वर्ड होता क्या है। आपने पढ़ा है इनर्शिया का सिंपल सा मीनिंग है अपोज टू चेंज। कोई भी चेंज होने का वो अपोज करता है, अपनी जो स्टेट है उसमें ही बने रहने का ट्राई करता है। अगर कोई पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, कोई पार्टिकल इनिशियली मूविंग पोजीशन पर है वो मूविंग पर ही रहेगा, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट काम ना करे, जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तब तक वो अपनी पोजीशन को बनाए रखेगा। ये बात सही है, क्लियर। तो दैट मीन्स इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, अपोज टू चेंज। और ये ओनली डिपेंड कर रहा था मास पर, डिपेंड्स ओनली ऑन मास। किस पर डिपेंड कर रहा था, मास पर। बॉडी का मास को अगर आप चेंज करोगे तो इनर्शिया भी चेंज होगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमने की थी बेटा NLM में, और ये हम पूरा पॉइंट मास के लिए डिस्कस कर रहे थे। बट जब मैं बॉडी की बात करता हूँ या सिस्टम ऑफ पॉइंट मास की बात करता हूँ तो यहाँ ओनली इनर्शिया वर्ड की बात ना करके यहाँ कंप्लीट बात होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। दैट मीन्स रोटेशनल मोशन में हम ओनली इनर्शिया वर्ड को डिस्कस ना करके कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड को डिस्कस करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड का भी वही सेंस है जो इनर्शिया क्या है। इनर्शिया अपोज कर रहा था अपनी स्टेट में चेंज होने का इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगाना होगा अगर कोई भी बॉडी की पोजीशन में रोटेशन के सेंस में चेंज करना है। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से कोई भी एक स्फीयर है, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। अगर आपको उसकी रोटेशन वेलोसिटी को चेंज करना है तो वो डिपेंड करेगा उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करता है, बट इन केस ऑफ रोटेशन। कौन से केस में चला जाएगा, जब रोटेशन के केस में बात करेंगे तो ओनली इनर्शिया वर्ड की बातचीत ना होके कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड की बातचीत होती है। मोमेंट वर्ड का एक सिंपल सा मीनिंग है रोटेशन। आप मोमेंट वर्ड से मतलब समझ सकते हो, इसका मतलब होगा रोटेशन। दैट मीन्स बॉडी के रोटेशन के बारे में ही हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। आ रही है बातचीत समझ में। तो देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ the distance from rotational axis, from rotational axis। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये ओनली मास पर डिपेंड ना करके बच्चों, ये डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर भी। देखो इस बात को मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे आपके रूम का जो डोर है, डोर पर हैंडल हम एकदम लेफ्ट साइड में लगाते हैं जहाँ से हमें डोर ओपन करना है, क्लियर। और जो डोर कनेक्टेड होता है वो अपोजिट साइड में होता है। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ, ये कोई भी एक सपोर्ट है,
इट्स सपोर्ट में यहाँ पे चैनल लगा रखे हैं हमने, इस तरीके से चैनल लगे हुए होते हैं और इन चैनल से ये कोई भी डोर कनेक्टेड है और यहाँ पर डोर का हैंडल है। ठीक है, ये डोर का क्या हो गया, अपना हैंडल हो गया, डेट इज द डोर। अब देखिए इस डोर को खोलना है तो आप इस हैंडल को पकड़ के इस डोर को खोलोगे। डेट मीन्स इस डोर को अगर मुझे रोटेट कराना है, खोलने का मतलब क्या हुआ, आप इसको रोटेट करा रहे हो, सीधा सा मतलब है, इसको मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ। अगर मुझे इसे रोटेट कराना है तो आप सोच के देखो कि एक डोर को रोटेट कराने में जो मेरे एफर्ट्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि ये जो डोर है इसका मास कितना है। एक तो हल्का दरवाज़ा है, एक काफ़ी बड़ा भारी दरवाज़ा है। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ, एक तो ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये वुड का है, और एक सेम साइज का आयरन का है। आयरन का है, डेंस इसकी जो डेंसिटी है काफ़ी डेंसर है ये, क्लियर, इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब है इसका मास काफ़ी ज़्यादा है, साइज सेम है, मास काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों में से किसको खोलने में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे? सीधी सी बात है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको खोलने में ज़्यादा एफर्ट्स लगने वाला है। डेट मीन जैसे ही मैंने रोटेशन की टेंडेंसी को चेंज किया, रेस्ट से इसको रोटेशन के सेंस में लाया, तो मेरे जो एफर्ट्स हैं, जो मैं इस पर एफर्ट लगा रहा हूँ, वो एक तो डिपेंड कर रहा है इस पर लगने वाले मास पर। एक तो एफर्ट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास पर। सेकंड, अगला देखो, जैसे कि ये जो हैंडल है, हैंडल मैंने इतनी डिस्टेंस पर लगा रखा है, अगर मैं हैंडल को यहाँ पर लगाता तो भी क्या तुम्हें सेम एफर्ट्स लगाना होता? दरवाजा सेम है, मास सेम है, मैंने हैंडल की पोजीशन को चेंज कर दिया तो भी क्या लगने वाला एफर्ट्स अपना सेम होगा? सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पर दरवाजा सेम रखता हूँ, इसमें मैंने 3 हैंडल लगा रखे हैं, एक बार दरवाजा मैं इस हैंडल से खोल रहा हूँ, एक बार इस हैंडल से खोल रहा हूँ, एक बार इस हैंडल से खोल रहा हूँ, क्या तीनों हैंडल में लगने वाला मेरा जो एफर्ट्स है वो सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि जितना दूर होगा रोटेशनल एक्सिस से उतना कम एफर्ट्स मुझे लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि ये जो चैनल्स हैं, इनसे जितना दूर हैंडल होगा उतना कम एफर्ट्स में मैं खोल पाऊंगा। अगर बिल्कुल पास में लगा दिया तो ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा। बात आ रही है समझ में? या इस चीज़ को ऐसे समझ लो, लेट से कोई भी नट है, ठीक है, और आप रिंच से इसको खोल रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटा, इसको खोलना चाह रहे हो, तो एक तो आप बेटा हाथ का प्रेशर इधर लगा रहे हो और एक बिल्कुल पास में लगा रहे हो। जब आप दूर से प्रेशर लगाओगे तो ये आसानी से खुल जाएगा, लेकिन पास से एफर्ट्स लगाओगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मुझे लगाने पड़ेंगे। डेट मीन्स इसका जो रोटेशन है, नट का जो रोटेशन है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि मैं कितनी डिस्टेंस से एफर्ट्स लगा रहा हूँ। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ एफर्ट्स ओनली मास पर डिपेंड ना होकर उसके साथ की साथ ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करते हैं। और एफर्ट्स किस चीज़ का है? रोटेट कराने का। रोटेशन से जो अपोज कर रहा है वो क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओवरऑल वी कैन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का, वो डिपेंड कर रहा है मास पर, उसके साथ साथ डिस्टेंस पर। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा एफर्ट्स हमको लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? उतना कम एफर्ट्स हमें लगाना होगा डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो। क्लियर? तो ओवरऑल हियर वी कंक्लूड, लेट्स से ये कोई भी एक रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक मास पार्टिकल है, एम मास, जिसकी इससे डिस्टेंस है आपकी स्मॉल आर। रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। क्लियर? और ये रोटेट हो रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। सो हियर वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई, दैट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द बॉडी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी दैट इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? मास कितना है बॉडी का, मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है उसका हमें स्क्वायर कर देना है। क्लियर? तो ओवरऑल यहाँ से आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर।
देखो जैसे इस बात को मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेट्स से ये कोई भी एक सिस्टम है और ये सिस्टम इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। क्लियर? मैंने अब एक पॉइंट मास ना लेके कोई भी एक सिस्टम ले लिया जहाँ पर ये एक m1 मास प्रेजेंट है, इधर एक ये m2 मास प्रेजेंट है, सेम इधर एक ये mn मास प्रेजेंट है। m1 की इस रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, m2 की डिस्टेंस है बच्चों r2, सेम mn की डिस्टेंस है अपनी rn। ये है r1, ये है r2 और ये है अपनी rn। सो हेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम दैट इज इक्वल टू होगा, ऑल टाइम हेयर वी काउंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r1 का होल स्क्वायर प्लस मास ऑफ सेकेंड बॉडी मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स m2 मल्टीप्लाइड बाई द r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का होल स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आ रही बात समझ में कि अगर मुझे कोई भी एक पॉइंट मास सिस्टम दिया जाए तो पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं फॉर अ पॉइंट मास पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल। कि ये डिपेंड करता है मास पर एज वेल एज डिस्टेंस पर। क्यों डिपेंड करता है, इसका रीजन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। किस तरीके से लिखना है, तो ऑल टाइम मास की रोटेशनल एक्सिस, ये क्या है अपनी रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें चेक करना है। हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, then the moment of inertia is mr square. Here perpendicular distance are r1, r2 and rn, then the moment of inertia is m1 r1 square plus m2 r2 square dot dot of mn rn square। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये चीज़? तो एकदम आसान सा ये तरीका है, एकदम सिंपल सा ये वे है इसको सॉल्व करने का। इन पर अभी हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक बार अच्छे से समझ लें कि पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते कैसे हैं। क्लियर? अब देखो, अगर बेटा मैं कुछ पॉइंट्स की बातचीत करूं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। सबसे पहला तो ये बेटा मास पर डिपेंड करेगा। सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ मास पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। सेकंड, ये डिपेंड करेगा रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये r पर भी डिपेंड करेगा, साथ के साथ ये डिपेंड करेगा m पर। क्लियर? ये दो पॉइंट तो हमें फॉर्मूला से ही समझ में आते हैं। थर्ड, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर आप बेटा यहाँ पर देखो, इन मास पार्टिकल की पोजीशन को अगर मैं बदल दूँ, अगर मैं m2 को थोड़ा सा पास ले आऊँ तो इसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। डैट मीन्स इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? या मैं ऐसे बोल दूं, रोटेशनल एक्सिस को मैं दूसरी ले लूं, ये वाली रोटेशनल एक्सिस ले लूं, तो अब m1, mn और m2 की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का मास पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है कि वो रोटेशनल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ओवरऑल इस पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, mi डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पार्टिकल, कितनी वो डिस्टेंस पर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पार्टिकल और पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, या रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन क्या है। जैसे ही मैं रोटेशनल एक्सिस को चेंज करूंगा तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा बन जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जैसे ही मैंने रोटेशनल एक्सिस को शिफ्ट किया तो यहाँ पर बेटा डिस्टेंस चेंज हो गई, ओवरऑल इनका
डिस्टेंस चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है मास पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को बदलोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होगा। नेक्स्ट, mi इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये फोर्थ पॉइंट है, इसका मतलब क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं क्वांटिटीज़ की बातचीत करता हूँ तो जनरली हम क्वांटिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक तो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक होता है बच्चों हमारा वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर, ठीक है। और स्केलर वेक्टर के अलावा एक और टाइप की हम क्वांटिटी लिखते हैं, डेट इज अ टेंसर। फिजिक्स में हम ये यूज में ले रहे होते हैं, थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी डेट इज कॉल्ड टेंसर। टेंसर का मतलब है जो ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर। मतलब कि समटाइम्स वो स्केलर मेथड फॉलो कर रही है, समटाइम्स वो वेक्टर मेथड फॉलो कर रही है, प्रॉपर स्केलर भी नहीं है, प्रॉपर वेक्टर भी नहीं है, तो नीदर स्केलर नॉर वेक्टर हो गई, तो ओवरऑल उसको हम क्या बोल देंगे, टेंसर। अब देखिए इसको हमने टेंसर क्यों बोला। जैसे अगर आप ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में जब बच्चों मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पार्टिकल का जो है, इसमें हम डिस्टेंस जो यूज में ले रहे हैं डेट वाज परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, हम यूज में ले रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस हम यूज में ले रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस, डेट इज डिस्प्लेसमेंट हम यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ तो मैं वेक्टर का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं इनका नेट लिख रहा हूँ तो इनको मैं नॉर्मली ऐड कर रहा हूँ। डेट मीन्स यहाँ पर मैं स्केलर पैटर्न यूज में ले रहा हूँ, तो समटाइम्स मैं स्केलर पैटर्न यूज में ले रहा हूँ, समटाइम्स मैं वेक्टर पैटर्न यूज में ले रहा हूँ। डेट्स आई वी कॉल्ड ओवरऑल इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्लियर। तो mi जो है डेट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज अ बेसिक पॉइंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको यही बताया कि रोटेशनल मोशन होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अभी हम बातचीत करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिटेल में, काफ़ी कुछ डिटेल में हम बातचीत करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। पहले मैंने आपको बताया इनर्शिया क्या है, फिर मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या है, देन mi वर्ड क्यों यूज में ले रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया बेटा mi कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा और क्यों डिपेंड करेगा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया mi कोई भी पॉइंट मास के लिए और पॉइंट मास सिस्टम के लिए, पॉइंट मास के लिए और पॉइंट मास सिस्टम के लिए किस तरीके से लिखना है। ठीक है, पॉइंट मास सिस्टम के लिए इस तरीके से लिखते हैं, पॉइंट मास के लिए हम डायरेक्टली लिख रहे होते हैं mr²। क्लियर। उसके बाद फिर mi के मैंने कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताए हैं कि mi कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्लियर। अगर मैं इसकी SI यूनिट लिखूं बेटा तो देखिए इट्स SI यूनिट इज kg पर मीटर स्क्वायर। mr² है इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, kg मास की तो हो गई, kg डिस्टेंस की हो गई, मीटर तो इट्स SI यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये बेसिक पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम बातचीत करेंगे mi हमें कैलकुलेट कैसे करना है, किस तरीके से पॉइंट मास के लिए mi को हमें निकालना है। अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेकर रोटेशनल मोशन का बेसिक इंट्रोडक्शन तक, so you can ask on your respective telegram group. So thank you for watching this video. Now we'll continue numericals on mi in next video. Thank you.